नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 1 अगस्त 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आज का न्यूज असम ट्रिब्यून से। असम ट्रिब्यून के अगर पहले ही पेज में देख लीजिएगा तो वहां पर बताया गया है दैट कहीं ना कहीं काजीरंगा में देयर इज लैक ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जिसके कारण द न्यूज इज दैट यस, काजीरंगा हैज ड्रॉन फ्लैग over the lack in the management plan of the tigers there in the Kaziranga. So what are the reasons behind it? Let's see. And कुछ कुछ suggestions भी दिए गए हैं that क्यों इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। तो सबसे पहला तो suggestions या फिर reasons और suggestions एक साथ मैं डिस्कस करके बोल रहा हूं that NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उनको बोला गया that देखो आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। द थिंग इज दैट आप अभी तक इस पर चर्चा नहीं कर रहे हो एंड यू आर द एपेक्स अथॉरिटी जो कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा ऑफ द स्टिल अंडर रिवीजन टाइगर कंजर्वेशन प्लान। अभी भी वहां पर जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है ना वो भी रिवीजन में, मतलब प्रॉपर्ली फाइनलाइज नहीं हुआ। तो आप अगर उसका कॉग्निजेंस लोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को फास्ट ट्रैक होने में मदद देगी, राइट। नेक्स्ट, देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटीज इन काजीरंगा और साथ ही साथ कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल के अथॉरिटीज के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन होगा हमको समझना पड़ेगा दैट कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल क्योंकि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एक्ट करता है बोथ एज कॉरिडोर एज वेल एज बहुत सारे जो माइग्रेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होता है ना जो काजीरंगा नेशनल पार्क से निकल के वो यही कार्बी आंगलोंग रीजन्स में ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेशन जो बोला जा रहा है काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के बीच में ये बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। यही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म हमको क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिससे हम प्रोटेक्शन कर सके वाइल्ड लाइफ को। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम रीजंस देखा गया था दैट ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्यों नहीं ज्यादा हो पा रही है, ड्यू टू द फैक्ट दैट एम स्ट्राइप्स एक एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी ने पूछा भी था, राइट। सो एमस्ट्राइज बेसिकली एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ टाइगर को फास्ट ट्रैक किया गया। सो बहुत सारे जो एंड्रॉयड फोन्स है उसमें इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो देयर इज नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसओपी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कुछ नहीं है जिससे ये जो टाइगर्स है इनके रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सके। तो वो भी कहीं ना कहीं करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हम लोग मेक श्योर कर सके दैट काजीरंगा में जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है वो बिल्कुल सफल रहे ना। लेट्स प्रोसीड टू द वेरी नेक्स्ट न्यूज। हम लोग यहां पे बात करेंगे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के रिलेटेड। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स टाइगर ग्लोबल टाइगर डे के ओकेजन में एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाला गया था ऑन द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, राइट। इसी के लिए दिस इज वेरी मच न्यूज। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का ये 5th क्वाड्रिलिनियल टाइगर कंसेंसस किया गया था, जो उसमें बोला गया दैट इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। यस, वो इंक्रीज कितना तक हुआ है? अराउंड 3682 इन द ईयर 2022। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जितना टाइगर्स है पता है, 40% से भी ज्यादा टाइगर जो इंडिया में मिलते हैं। यस एब्सोल्युटली, यही नंबर जो है ना रिपोर्ट्स में वो कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया और उससे पता चला है दैट यस, ये जो एनुअल ग्रोथ जो रेट जो दिखने को मिल रहा है टाइगर के पॉपुलेशन में वो रफली अराउंड 6.1% हमें एनुअल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, अगर बात करें लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन की, यस हमारे देश में बहुत सारे जो राज्य है, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, उसमें मध्य प्रदेश, जी हाँ एमपी में अराउंड 785 टाइगर पॉपुलेशन है विच इज द हाईएस्ट। उसके बाद कर्नाटक 563 टाइगर पॉपुलेशन, उसके बाद उत्तराखंड 560 पॉपुलेशन, देन कम्स महाराष्ट्र विद 444 पॉपुलेशन। इनफैक्ट ओवरऑल अगर टाइगर्स के पॉपुलेशन में हम लोगों ने देखो बढ़ोतरी एक देखना पड़ेगा। मतलब एक चीज आपको देखना पड़ेगा दैट 2006 में जो रिपोर्ट कंडक्ट किया गया, 2010 2014 2018 2022, तो कैन यू सी दैट ओवरऑल टाइगर के पॉपुलेशन में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। इनफैक्ट ये भी बोला गया दैट सेंट्रल इंडिया और शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन में जो है ना ये इंक्रीज हमें ज्यादा देखने को मिला है। बट ऐसा नहीं है दैट पूरा इंडिया में इंक्रीज देखने को मिला है, कुछ ऐसे भी रीजंस है जहां पे ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे वेस्टर्न घाट ने एक्सपीरियंस किया लोकलाइज बहुत सारे रीजन्स में डिक्लाइनेशन देखा गया। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स जो है ना
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही स्मॉल टाइगर पॉपुलेशन है। जैसे कौन कौन सा है? मिजोरम है, नागालैंड है, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। ये सब कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर जो इसकी प्रोपोर्शन है रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा कम है, राइट? सो कीप दिस इन माइंड एज वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में। दिस वाज आल्सो देयर इन न्यूज एंड रिसेंटली स्टडीज कैरी आउट किए गए थे ऑन द स्टेटस ऑफ लॉस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन कंवल टाइगर रिजर्व। दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। पहले तो देख लेते हैं कंवल टाइगर रिजर्व है कहां पर। ये देखो, दिस इज हमारा तेलंगाना। कैन यू सी दिस? तेलंगाना के जो ये वाला रीजन है ना, डिस्ट्रिक्ट का ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड कंवल टाइगर रिजर्व, जो कि ऑफ कोर्स न्यूज में है। सो कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ऑफ कोर्स तेलंगाना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और गोदावरी रिवर इसके एक साइड से बहती है एंड महाराष्ट्र बॉर्डर जो है इसके दूसरे साइड में हम लोगों ने देखा ही, राइट? इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व कब? 2012 में। इसको अमरावती टाइगर रिजर्व का ऑफ कोर्स ये है। नेक्स्ट इज टोटल अगर एरिया देख लोगे रफली अराउंड 2015 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और कंवल टाइगर रिजर्व जो है ये एक्सटेंड करता है इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ निर्मल एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। पढ़ लो, I'll give the PDF in the description box below. Yes, you can directly download it from there and read it yourself as well, right? So आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आशा करता हूं दैट देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट इसके बारे में आपके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूरिया गोल्ड के रिलेटेड। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूरिया गोल्ड एक नया वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड, जिसको कोट किया जाता है विद सल्फर, एंड इसको लॉन्च किया गया था बाय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो इसका ओवरऑल एम क्या है? ये यूरिया कोट जो गोल्ड बोला जा रहा है, व्हाट इज दिस? देखो, इसका एम है दैट इसको डिजाइन ही किया गया जिससे एड्रेस किया जा सके सल्फर डेफिशिएंसीज। सॉइल में सल्फर डेफिशिएंसीज होते हैं ना, तो उसको एड्रेस करने के लिए ही ये न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है यूरिया गोल्ड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको दैट यूरिया गोल्ड वाज इन न्यूज। बताइए भैया इसको किससे कोट किया गया, राइट? सो आंसर, यू हैव द आंसर, राइट? ओके, सो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है इसको सॉइल को तो बेनिफिट करेगा ही, बट साथ ही साथ फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक इंक्रीज कर जाएगा। फार्मर का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था वो भी बहुत हद तक घट जाएगा। देखो, क्लियरली बोला गया दैट यूरिया गोल्ड जो है ये बेटर है ऑल्टरनेटिव देन द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ यूरिया। जैसे नीम कोटेड यूरिया भी अगर हम लोग यूज करते थे ना अभी, उससे भी ये बेटर है, राइट? तो देखते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। देखो, ये खासियत क्या है ना, सबसे पहला जो खासियत है, ये सल्फर कोटेड यूरिया फैसिलिटीज जो है ये ग्रेजुअली रिलीज करती है नाइट्रोजन को। इससे क्या होता है दैट क्रॉप्स जो है धीरे धीरे नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करती है इस फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड लाइफ होता है। इसमें एक ह्यूमिक एसिड होता है इन यूरिया गोल्ड, जो क्या फर्दर करता है लाइफ स्पैन ऑफ ए फर्टिलाइजर। यही नहीं, ये ओवरऑल फर्टिलाइजर यूजेजेस को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ये इफेक्टिव, साथ ही साथ काफी ज्यादा एफिशिएंट चॉइस है फार्मर्स के लिए भी। और जब हम लोग यूरिया गोल्ड के बारे में डिस्कस कर ले, तो क्यों हम लोग नीम कोटेड यूरिया को छोड़ दें? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला दैट ये यूरिया गोल्ड जो है नीम कोटेड यूरिया से बेटर ऑप्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, दैट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट? सो ओके, व्हाट इज दिस? This is neem coated urea which is commonly used nitrogen based fertilizer that provides essential nutrients to plants, जिससे प्रमोट किया जा सके हेल्दी ग्रोथ। देखो, यूरिया जो है ना कॉमनली एक यूज्ड फर्टिलाइजर है, और ये एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है जो क्या ऑफ कोर्स सॉइल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना, सॉइल में ये पेड़ या फिर ये पौधा कब उगेगा? ये तभी उगेगा ना जब इसको न्यूट्रिएंट मिले प्रॉपर्ली, है ना? और इस न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने में नीम कोटेड यूरिया का अभी तक वन ऑफ द मेजर रोल था। और इसको नीम कोटेड क्यों, ऐसे यूरिया को क्यों नहीं भेजता था? क्योंकि इसकी काफी ज्यादा स्मगलिंग होती थी नेपाल वाले रीजन में, इसलिए ऐसे उसको नहीं भेजा जाता था, राइट? सो नीम कोटेड यूरिया ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर है, जिसको कोट किया जाता है विद नीम ऑयल, और इसके भी अपने अपने बेनिफिट्स है। जैसे नीम कोटिंग यूरिया स्लो डाउन करता है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, वो इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं हम लोग, राइट? कोई अलग नहीं है। और ये इससे फायदा क्या होता है दैट नाइट्रोजन जो लीचिंग होता है ना सॉइल के भीतर, वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, इट वुड ब्रिंग डाउन द क्वांटिटी ऑफ यूरिया पर एकड़ एंड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन द इनपुट ऑफ फार्मर्स। इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स में बहुत ज्यादा रिडक्शन होता है। इसके जो अपने पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होता है नीम, क्योंकि इसको नीम ऑयल से कोट किया जाता है ना, तो यही है। एंड नेक्स्ट इज एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो होता है, जिससे कहीं ना कहीं पहले जो होता था नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन, वो नीम कोटेड यूरियास का यूज करने से बहुत हद तक कम हो जाता था। तो ये नीम कोटेड यूरियास के भी बेनिफिट्स देख लिए, और हम लोगों ने यूरिया गोल्ड के भी बेनिफिट देख लिए, जिसको सल्फर से बेसिकली कोट किया जाता है। याद रहेगा आपको? चलो याद रखना जरूर। नेक्स्ट
हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये हम लोग यूरेई लाइट के बारे में है, क्योंकि एक रिसेंटली स्टडी सजेस्ट करती है दैट मध्य प्रदेश का जो फेमस एक क्रेटर है जिसको हम लोग कहते हैं धाला इंपैक्ट क्रेटर, राइट। तो ये जो धाला इंपैक्ट क्रेटर है ये कहीं ना कहीं बोला जाता था दैट जियोलॉजिकल पास्ट में रफली बहुत दिन पहले एक एक यूरेई लाइट नाम का एक कोई एस्ट्रॉयड है या फिर मीटियोराइट हम बोल सकते हैं, जो कि आके टकराया था, जिसके कारण ये बड़ा इंपैक्ट, ये बड़ा क्रेटर फॉर्म हुआ था, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले तो हम लोग बात करेंगे मीटियोराइट। ये जो यूरेलाइट है ये क्या था? मीटियोराइट ही तो था। तो मीटियोराइट इन जनरल क्या होता है? देखो, मीटियोराइट जो है ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक है जो कि स्पेस से आती है। बहुत समय क्या होता है स्पेस के साथ जो है, जैसे आपको पता है ना दैट हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है ना। बहुत समय अर्थ रिवॉल्यूशन करते करते ना साथ साथ कोई दूसरा जो मेटियोर्स जो होते हैं वो भी शायद अर्थ के एटमॉस्फेयर के सामने आ जाते हैं। बहुत जब सामने आता है ना तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेता है। तो जब कोई भी इस टाइप के छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स है, रॉक्स फ्रेगमेंट्स है, वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया तब वो बन जाता है या तो मिटियोर या तो मिटियोराइट। दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है मिटियोराइट, एक होता है मिटियोर। मिटियोर क्या होता है? आसमान में ही जल के खत्म हो जाता है, उसको ही हम लोग जो टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, वही है मिटियोर। और मिटियोराइट भी टूटता हुआ तारा है, ये भी जलता है बट ये खत्म नहीं होता, ये धरती में आकर टकराता है, राइट। सो यस, मिटियोराइट ये क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक है जो कि मेटालिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ है और ये सर्वाइव करता है इनके जर्नी थ्रू आउट द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द प्लैनेट सरफेस। बोला ना, ये लैंड करता है प्लैनेट सरफेस में। और ये ओरिजिनेट होता है कहां? या तो एस्ट्रॉइड्स, या तो कॉमेट्स, या फिर डिफरेंट अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो क्या स्पेस में कहीं ना कहीं घूमते हुए हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें यूरेलाइट की, यस दे आर द रेयर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव मीटियोराइट, जो क्या कंसिस्ट करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये यूटेराइट जो कंसिस्ट करता है ऑफ कोर्स सिलिकेट रॉक को, साथ ही साथ इसमें ओलिवाइन और पायरोक्सिन भी देखने को मिलता है, अलोंग विथ लेस देन 10% ऑफ कार्बन। कार्बन का जो प्रोपोर्शन है बहुत कम है, मेटासल्फाइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, और फाइन ग्रेन सिलिकेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ये जो यूटेराइट है दैट जो जिसने धाला क्रेटर को बेसिकली क्रिएट किया था, बोला जाता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर इन डायमीटर, इतना बड़ा साइज का था, इसलिए तो इतना बड़ा क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ है। और ये क्रैश किया था इनटू अर्थ का एटमॉस्फेयर रफली अराउंड 2500 से 1700 माइल्स मिलियन ईयर्स अगो, पहले ही बेसिकली ये हमको इंपैक्ट देखने को मिला था, राइट। सो धाला क्रेटर अगर देख लीजिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ये एशिया का सबसे बड़ा क्रेटर है और दुनिया भर में जितने सारे क्रेटर्स है ना उसमें वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इंपैक्ट क्रेटर जो है यही है। इनफैक्ट इंडिया में कुछ कुछ इंपैक्ट क्रेटर्स हैं जिसमें धाला क्रेटर तो आता ही है, बट राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर भी है, महाराष्ट्र का लोनार लेक बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी एक क्रेटर एग्जिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट गाइस, हम लोग बात करेंगे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ORGI के बारे में न्यूज था, क्योंकि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला था दैट सेंसस एक्सरसाइज जो है वो शायद 2024 में भी ना हो पाए, राइट। सेंसस 2021 में ही होने वाला था, बट कोविड के कारण वो डिले होते होते अभी बोल रही है 2024 में भी शायद ना हो पाए, राइट। सो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका एस्टैब्लिश किया गया था 1961 को, किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है दैट ये अरेंज करती है, कंडक्ट करती है, एनालाइज करती है द रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वेज ऑफ इंडिया। जो भी डेमोग्राफिक सर्वे किया जाता है उसका जो रिजल्ट को एनालाइज करने का काम होता है, इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को भी एनालाइज करती है। ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स, डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रीज का पॉपुलेशन को ये बेसिकली देखती है, ये सब सारे पैरामीटर्स देखती है। और ऑफ कोर्स हमारे देश में आपको पता है दैट सेंसस जो है हर 10 साल में होता है, डिक्लिनियल सेंसस, यही तो बोलते हैं हम लोग, यस एब्सोल्युटली। सो अभी तक ये 15 बार कंडक्ट किया गया था। लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था? 2011 को। 2021 में भी होने वाला था, बट कोविड के कारण दैट हैज बीन डिलेड। बिगिनिंग ऑफ सेंसस अगर देख लोगे 1872 में हुआ था, किसके अंडर हुआ था? अंडर वाइसरॉय, जो क्या थे तब के? लॉर्ड मायो। एंड अगर बात करें ये पहला जो कंप्लीट सेंसस है वो 1881 में हुआ था, राइट। यही नहीं, पोस्ट 1949 अगर देख लीजिएगा तो इट हैज बीन कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड
किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाइट लेवल एटीएम्स के बारे में। एटीएम सुना है ना आपने? एटीएम जहां से पैसे निकालते हो, वही वाला एटीएम के बारे में बात कर रहा हूं। एक एटीएम होता है जो क्या, जैसे आपका अगर एसबीआई बैंक में तो एसबीआई का एटीएम हुआ, एक बैंक ऑफ इंडिया में तो बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम हुआ, एक अगर पीएनबी में तो पीएनबी का अलग अलग एटीएम होता है। बट एक ऐसा एटीएम होता है जो क्या कोई बैंक का नहीं होता, वो एक थर्ड पार्टी ऑपरेट करती है। उस टाइप के एटीएम को कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। अब व्हाइट लेवल एटीएम में जाकर आप अपना एटीएम कार्ड, जैसे अगर आपका एसबीआई का एटीएम कार्ड है, उसको भी इंटर करके आप पैसे को निकाल सकते हो, राइट। उसी लेवल एटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, जहां पे आरबीआई बोलती है दैट आरबीआई ने परमिट कर दिया नॉन बैंकिंग कंपनीज को, दैट नॉन बैंकिंग कंपनीज चाहे तो वो अपना एटीएम सेटअप, ओन एंड ऑपरेट भी कर सकते हैं, राइट। इसके बैकग्राउंड अगर देख लीजिएगा तो यस, ये जो ऑर्डर किया गया है इसलिए किया गया है जिससे एटीएम पेनिट्रेशन जो है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। स्पेसिफिकली वैसे रीजन्स जो कि टायर 3 सिटीज, टायर 4 सिटीज, टायर 5 सिटीज होते हैं, उनमें किया जा सके। इनफैक्ट दे आर द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो एटीएम वही होता है, वो एटीएम ही है। ये जो व्हाइट लेवल एटीएम नॉर्मल एटीएम की तरह ही है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसको सेटअप, ओन और ऑपरेट किया जाता है बाई नॉन बैंकिंग एंटिटीज, राइट। अच्छा, ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। इनफैक्ट इसके बारे में अगर थोड़ा और भी हम लोग डिस्कस करें तो यस, नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो है दे आर परमिटेड, जिससे वो अपना अगर चाहे ना, दे कैन सेट अप after obtaining authorization from RBI under the Payment and Settlement System Act of 2007। मतलब इस एक्ट के अंडर अगर आरबीआई परमिट करे तो यस, नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो है अपना ये व्हाइट लेवल एटीएम जारी कर सकती है। और ऐसे नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो है, इनका मिनिमम, जी हाँ, मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए। यही नहीं, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसको टीसीपीएसएल भी बोलते हैं, ये हमारे देश का पहला कंपनी है जिसको ऑथराइज किया गया था बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट वो अगर चाहे तो अपना व्हाइट लेवल एटीएम भी खोल सकती है, राइट। सो ये था हमारे आज के वेरियस टॉपिक्स का डिस्कशन। थोड़ा यहाँ पे मॉनिटर हल्का सा प्रॉब्लम दे रहा है। एनीवेज, आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस सेशन। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वहां से इस पीडीएफ को सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस लेसन को अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो यू कैन शेयर इट विद डिफरेंट अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। It will not only boost your performance, rather it will also give us boost to us, we as a team of Bhadra IAS Academy. So anyways guys, this was all about the discussion for today's session. मिलते हैं next session में आप सबके साथ. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.